माइनस मार्किंग पे कुछ सुझाव देना चाहोगे अनिल इनको? जैसे मैंने तो कई बार बता दिया इनको। हाँ, माइनस मार्किंग देखिए, आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो माइनस मार्किंग है ये बहुत ही कई बार नुकसानदायक होती है, कई बार फायदेमंद भी होती है। तो हम इस माइनस मार्किंग से कैसे बचें? तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर विश्वास करना है कि हम क्या पढ़ के आए हैं, किस लेवल की तैयारी करके आए हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा है और हम कौन से सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ज्योग्राफी से हूँ और सामान्य ज्ञान की परीक्षा में ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, तो मुझे वहाँ निश्चित रूप से रिस्क लेनी चाहिए। आज का कंपटीशन इतना टफ है कि मुझे उन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं और मैं इसको छोड़ दूँ। तो मुझे वहाँ 50-50 जहाँ चांस रहते हैं वहाँ मेरे सब्जेक्ट में मुझे रिस्क लेनी चाहिए। और मैंने ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते समय इस फॉर्मूले को 3-4 टेस्ट पेपर्स के रूप में मैंने प्रैक्टिकल करके देखा। तो वहाँ जब मैं अप्लाई करता हूँ उस चीज़ को, माइनस मार्किंग में मेरे सब्जेक्ट में अप्लाई करता हूँ, तो मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मुझे 4 या 5 नंबर प्लस में मिलते हैं। और मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैं इकोनॉमिक्स में जाकर के और वो चीज़ अप्लाई करता हूँ, तो मुझे वहाँ नुकसान होता है। कहने का मतलब कि जहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जहाँ आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और क्वेश्चन आपके टच का है, तो वहाँ 50-50 वाला जो चांस है वो आपको लेना चाहिए। और जो आपके सब्जेक्ट का नहीं है, जो आपके फील्ड का नहीं है, जो किसी दूसरे सब्जेक्ट से आया है, ये ग्रेजुएशन में भी आपने नहीं पढ़ा है, तो वहाँ आपको 50-50 वाला चांस भी नहीं लेना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग तैयारी है, जिन बिंदुओं पर हमारी अच्छी पकड़ है, उनमें हमें वो माइनस मार्किंग जो 2 ऑप्शन वाले स्थिति एग्जामिनेशन हॉल में बनती है, वहाँ हमें वो लेने हैं। और दूसरे सब्जेक्ट के जो हैं, जो हमने उनको नहीं छुआ है, जहाँ हमारा कमजोर पक्ष है, वहाँ वो 50-50 वाला चांस नहीं लेना है। तो अपने सब्जेक्ट में ये चांस लेना फायदेमंद रहता है, हमें 1-2 नंबर आगे कर देता है। एक चीज ये भी हो सकती है नेगेटिव मार्किंग के लिए, मैंने पहले ही बोला है, नेगेटिव मार्किंग जैसे मान लीजिए आपने पेपर किया और पेपर में मान लीजिए 100 प्रश्न है और 100 में से आपको 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, आपने कर दिए। अब अमूमन गलती कब होती है? जब आप दोबारा पेपर रीड करते हैं कि 50% करने के बाद आपको लगता है कि अब देखो दोबारा और कितने आ सकते हैं, और उनमें जो आप करते हैं उनमें कई बार होता है कि आपको लगता है कि सर मैंने उसके बाद 20% किए और 20 के 20 गलत हो गए। देखिए 2 रीजन है इसमें। 20 के 20 गलत होने के चांसेस 50-50% है, कम चांस है, लेकिन आपके भी गलत हो रहे हैं। इसका मतलब आपको अनुमान लगाने का तरीका नहीं पता है। अनुमान लगाने के 2 तरीके होते हैं कि पेपर देखा, आपने प्रश्न देखा, उसमें 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको देखते पता चल जाएगा ये तो नहीं हो सकता। अब बचे 2 में से चांस ही होगा कि 20% आपने किए तो 10 में हो सकता है आपका ए सही हो और 10 में हो सकता है बी सही हो। तो मतलब आपको नुकसान नहीं हुआ है, फायदा होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि सर मेरे तो 20 के 20 ही गलत हो गए, मतलब आप तार्किक नहीं हो। जब भी आप अनुमान लगाएं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आप ये याद रखो कि जैसे मैंने 2 ऑप्शन को कट किया कि ये तो नहीं हो सकते, अब आप उन 2 ऑप्शन जो बचे उन पे भी तार्किकता से सोचो कि यार ये 2 कैसे हो सकता है और इन 2 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे मजबूत पॉइंट कौन सा है। थोड़ा तुम दिमाग पे जोर लगाओगे ना, 100% इंसाइट आएगी कि यार सी ज्यादा सही लगा है और वही उत्तर होगा। याद रख, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि आपने 20 के 20 में यूं तुक्के लगा दिया आपने कि यार इसमें 10 में सी लगा देते हैं, इसमें 10 में डी। मैं ये सोचूं कि ये 3 कारण, 3 ऑप्शन क्यों नहीं है इस प्रश्न के आंसर, ये देखना है मुझे, उन क्यों की खोज करनी है। फिर तुम्हारा कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। याद रखना, तो जल्दी घबरा जाते हो, जल्दी लग जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कई बच्चे तो परीक्षा में पेपर तक पूरा सोल्व नहीं कर पाते, ये सेकंड ग्रेड में मैंने देखा है। तो ये कहीं ना कहीं घबराहट जो है, वो जो डर है वो आपको कमजोर बना रहा है। तो उस डर से बाहर निकलिए, जीत तुम्हारी होगी 100%। ज़्यादा तनाव नहीं लें, जो किताबें पढ़ रहे हैं उन्हीं को बार बार पढ़ें। आप ये मत सोचिए कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, सब याद हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक गति के साथ चलते रहिए, जितनी मेहनत आपसे हो सकती है उतनी कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है इन्वायरमेंट इंसान को बनाता है। हम दोनों को हमारी खराब परिस्थितियों ने बनाया, इसने मोटिवेट नहीं किया। ठीक है, हालात इतने खराब थे, लोग मिस गाइड करते थे, लोग डिमोटिवेट करते थे। आप कहते हो ना सर कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया आएगी, वो अपने आप आती है। याद रखना, कई बार ऐसा लगता है कि मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर से उठना पड़ता है क्योंकि हालात आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तू हार नहीं सकता, तुम्हें आगे जाना है। तो हम तो यूं ही उठे। याद रखना, मैं तो आप लोगों को इतना प्रेरित करता हूं, इतना मोटिवेट करता हूं, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरे हालात ने किया। यही अनिल के साथ रहा है। चलो अनिल को तो मैं भी मिला, मैंने भी इसको बताया कि तू आगे जा सकता है, क्योंकि मैंने इसकी संभावनाओं को देखा है। तो कहने का मतलब ये है, लाइफ में कमजोर बनोगे तो कमजोर ही रह जाओगे। अपने आप को शक्तिशाली रूप से जियो, अपने इरादतन जियो। याद रखना, ये चारों तरफ की दुनिया बहुत खूबसूरत है। और मैं आप कह रहे हो ना कि मैं भी उत्तराखंड गया था,
मैं नैनीताल गया, मैं रानीखेत गया, मैंने दोनों जगह एक चीज नोट की, मैं जहां भी जाता हूँ मैं घूमने से ज्यादा मैं सोचता हूँ, मैं वहां ये देखता हूँ कि यार ये चीज कैसे बनी है। उतने गजब के पहाड़, इतनी गजब की ऊंचाई, बड़े गंदे गंदे रास्ते एकदम से। लेकिन मुझे लगा कि उन गंदे रास्तों पे चलने के बाद, उन डर के बीच में से निकलने के बाद, क्योंकि रास्ते यूं हैं और ऐसा लगता है कभी चट्टान ऊपर से आ जाती है, कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी लगता है सामने से गाड़ी आ गई तो नीचे भी गिर सकती है, पता नहीं क्या क्या डर लगते हैं। लेकिन जब उस डर को तुम पार करके जब ऊपर पहुंचते हो ना उस हिल स्टेशन पे, तब लगता है यार ये तो जन्नत है। लेकिन उस जन्नत तक पहुंचने का सफर कितना था, डर था कि गिर भी सकते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है, बीच में फंस गई तो क्या, पूरा अंधेरा सा लगता है बीच बीच में कि कोई आ गया तो क्या। उन सब बाधाओं को पार करते हुए जैसे ऊपर पहुंचते हैं ना, तब लगता है यार भैया, मतलब सफर हमेशा कठिन होता है, लेकिन कठिन सफर है इसका मतलब मंजिल बड़ी खूबसूरत होगी। तो हमेशा याद रखें, बाधाओं से, परेशानियों से, लोगों के तानों से, कमजोरियों से डरिए मत, बस लगातार उत्साह के साथ चलते रहिए। मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो मंजिल बेहद खूबसूरत होगी, याद रखना। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव बनाएं, तुम बहुत अच्छा कर पाओगे। अंतिम रूप से अनिल, कोई इन बच्चों को सुझाव देना चाहेंगे आप? महत्वपूर्ण सुझाव, प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो तनाव आता है उसको बड़ा मैनेजमेंट करके रखना है। तनाव मैनेजमेंट के भी तरीके हैं, जैसे आप लगातार पढ़ते हैं उससे भी तनाव आता है। आप जब 1-2 घंटे हो जाते हैं तो कुछ गैप रखिए, 5 या 10 मिनट का कुछ गैप रखिए, कुछ माहौल को बदलिए, आंतरिक माहौल को भी बदलिए। बाहर के माहौल के साथ साथ आंतरिक माहौल को बदलना भी जरूरी है। और वो जो माहौल बदलेगा उससे पॉजिटिविटी आएगी, उस 5 मिनट से जो पॉजिटिविटी आएगी वो अगले 5 घंटों तक आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसमें संचारित करेगी। तो बार बार अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने अंदर की जो वैचारिक ऊर्जा है उसको बनाए रखें। हर समय यही सोचते रहें कि नहीं, सफलता एक दिन मेरे कदम जरूर चूमेगी और मुझे उस सुनहरी मंजिल की जो तलाश है, वर्षों से तलाश है, वो आज पूरी होगी, जल्दी ही पूरी होगी, इसी परीक्षा में पूरी होगी। और ये बार बार सोचते हुए जाना है। जब भी आप कभी डिमोटिवेट हो तो उस परिस्थिति को देखना है, अपने उस माहौल को देखना है जिस माहौल ने आपको परेशान किया है, क्योंकि उन परेशानियों से ही प्रेरणा मिलती है। परेशानियां प्रेरणाओं की जननी है। सबसे बड़ी प्रेरणा परेशानी है। जब आदमी की परेशानी नहीं आए कोई, तो वो कोई काम ही नहीं करे। जब मुझे प्यास ही नहीं लगी, मुझे कोई परेशानी नहीं हो, मेरे गले में कोई घर्षण नहीं हो, गला सूखे नहीं, तो मैं पानी पीने नहीं उठूं। जब मुझे भूख नहीं लगे तो मैं खाना खाने नहीं उठूं। तो प्रेरणा परेशानी है। जब मुझे वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, परेशानी आएगी, तो मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मुझे खाना खाना है। तो परेशानी प्रेरणा है, वो परेशानी नहीं है, वो बाधा नहीं है, वो आपके लिए एक नई प्रेरणा है। आने वाली हर नई परेशानी हर नई प्रेरणा लेकर आती है और ये प्रेरणा आपको सफलता के लिए, आपको कामयाबी के लिए, आपको वो इतनी ऊर्जा देंगी। वो एक ऐसे मतलब शक्ति ग्रह का काम करेंगी, एक माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में काम करेंगी वो परेशानियां, कि आपकी शक्ति, आपके मनोबल को ऊंचा रखेंगी।